हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बैच नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे कि हमारे पास इश्यूज क्या थे, हमारे पास क्या इश्यूज या क्या प्रॉब्लम है, या क्या इश्यूज हैं या क्या प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बैच नॉर्मलाइजेशन है। पहले हमें इश्यूज अगर समझ आएंगे ना तो हमें बैच नॉर्मलाइजेशन बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन सॉल्यूशन बना उस इशू का। ठीक है गाइस, सबसे पहले समझो कि आपका एक एमएलपी या सपोज करो एक न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ये इनपुट लेयर है। ठीक है, उसके बाद सपोज करो आपकी बड़ी सारी लेयर्स हैं। यहाँ एक लेयर लगी हुई है, यहाँ एक लेयर लगी हुई है, ये L1 है, ये L2 है। ऐसे ही आपकी L3 लगी हुई है, L4 लगी हुई है, L5 लगी हुई है, L6 लगी हुई है। सपोज करो मैं 7 लेयर का आर्किटेक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो ये आपकी आउटपुट है। ठीक है, तो ऐसे ये बड़ी सारी लेयर्स लगी हुई हैं। तो अब आप एक चीज समझो, आपका इनिशियल स्टेप जो स्टार्टिंग में एक स्टेप होता है कि आप अपने डेटा को सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मलाइज करते हो। नॉर्मलाइज यानी कि आप ऐसे करते हो कि एक्स आई बार इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स न्यू बाय सिग्मा। बेसिकली एक तरीके से आप उसको 0 से 1 के बीच में ले आते हो या नॉर्मलाइजेशन कर देते हो कि वो नॉर्मलाइज हो जाए डेटा। ठीक है, ये स्टार्टिंग ये हमने नॉर्मलाइजेशन पहले भी पढ़ी हुई है मशीन लर्निंग में। तो ये हम स्टार्टिंग में डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो कि आप सपोज करो आप ये यहाँ पे अब जब आपका इनपुट जा रहा है, जब आपका इनपुट जा रहा है यहाँ से, तो एक स्मॉल चेंज अगर आप करते हो ना इनपुट में, अ स्मॉल चेंज इन इनपुट, ये समझो अ स्मॉल चेंज इन इनपुट। ठीक है, आपका आपने अगर स्मॉल चेंज किया, एक छोटा सा चेंज किया, सपोज करो आपका इनपुट मैं ले लूं, इनपुट का नाम इनपुट एक्स है मेरा। ठीक है, सपोज करो मेरा इनपुट एक्स है। तो अगर एक्स में मैं छोटा सा चेंज करूं, मेरा जो L1 है ना, तो मेरा जो L1 है, मेरा जो L1 है उसमें इतना चेंज विजिबल नहीं होगा एज कंपेयर टू मैं L6 या L7 की बात करूं। समझो इस चीज को, अ स्मॉल चेंज इन इनपुट, जैसे मैंने x में चेंज, यहाँ इनपुट जा रहा है मेरा x। ठीक है, तो अगर मैं जो x में चेंज किया तो जो L1 है उसको वो चेंज छोटा सा ही दिखेगा। ठीक है, जैसे L1 है, L1 है उसमें फंक्शन लगे हुए हैं अंदर। ठीक है, तो जो L1 लेयर है, जो L1 लेयर है, अगर इसमें मैंने x प्लस सपोज करो मेरा चेंज प्लस डेल्टा x कर दिया। ठीक है, डेल्टा x मेरा बहुत छोटा सा चेंज है, मैंने अगर ये x प्लस डेल्टा x कर दिया, अपने इनपुट में छोटा सा चेंज कर दिया, तो जो मेरा यहाँ पे जो ये फंक्शंस हैं, ये जो मेरी ये लेयर है, तो वो चेंज छोटा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी पास है इसके, तो वो छोटा सा ही डेल्टा दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो मेरी यहाँ पे L6 लेयर है, ये जो ये वाली लेयर है, या ये वाली लेयर है, या ये वाली लेयर है, इसमें जब तक ये इनपुट यहाँ पे आगे फॉरवर्ड प्रोपोगेट होके यहाँ तक पहुंचेगा, वो चेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो चेंज जो हो जाएगा वो लार्ज चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? वो क्यों लार्ज चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे, इस पे यहाँ पे फंक्शन लगेंगे। हर लेयर पे कुछ ना कुछ फंक्शन लगते रहेगा इस पे। समझ रहे हो? हर लेयर पे कुछ ना कुछ फंक्शन लगते रहेगा। इस लेयर पे कुछ कंप्यूटेशन होगी, उस पे इस लेयर पे कुछ कंप्यूटेशन होगी, इस लेयर पे कुछ होगा। तो जब इस लेयर तक पहुंचेंगे ना, तो इस लेयर तक पहुंचेंगे तो जो हमारा जो इनपुट है वो क्वाइट चेंज हो चुका होगा। समझ रहे हो? वो क्वाइट चेंज हो चुका होगा, वो एग्जैक्ट वो इनपुट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अ स्मॉल चेंज इन इनपुट कैन लीड टू लार्ज चेंज इन लेटर लेयर। ठीक है, कैन लीड टू लार्ज चेंज, ये समझना बहुत जरूरी है। कैन लीड टू लार्ज चेंज लेटर लेयर्स। ओके, इन लेटर लेयर्स। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके यहाँ ऑब्वियसली इतना डीप न्यूरल आर्किटेक्चर है कि आपकी जो स्टार्टिंग में आप ये जो लेयर 1 देख रही है, तब इतना चेंज, ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा तो इतना कंप्यूटेशन, इतनी फंक्शन लग चुके होंगे, वो बहुत लार्ज चेंज हो जाएगा आपके डेटा में। ठीक है, तो अब ये चीज समझो। ठीक है, अब सपोज करो कि आपके यहाँ इनपुट, एक और चीज आपको पता होगी, मैंने पहले भी समझाई है, जो आपका डेटा है वो बैचेज में जाता है। बैचेज यानी कि आपका डेटा, अगर आप मिनी बैच एसडीडी कर रहे हो, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है,
ठीक है, आपका डेटा बैचेज में जाता है, यानी कि आपका सपोज करो अगर 1000 डेटा पॉइंट्स है, आपने बैच साइज 100 ले लिया तो आपके 100 के बैचेज में जाएगा डेटा। ठीक है, तो अब सपोज करो ये जो आपका आर्किटेक्चर है, सपोज करो ये जो आपका आर्किटेक्चर है, इसमें आपके दो बैचेज हैं, B1 और B2। यानी कि बहुत सारे बैचेज होंगे, मैं दो बैचेज का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके दो बैचेज है, एक पहला बैच है B1, दूसरा बैच है B2। ठीक है, दूसरा बैच है B2। तो अब एक बात बताओ, जब आपका डेटा यहाँ यहाँ से मतलब इनपुट लेयर से L1 में जा रहा है, ठीक है, इनपुट लेयर से L1 में जा रहा है, तो आपने डेटा जो 1000 पॉइंट्स का है उसको इनिशियली नॉर्मलाइज करा। ठीक है, इनिशियली नॉर्मलाइज करा, मानी समझो कि वो 0 से 1 के बीच में हो गया। ठीक है, एक तरीके से तो जब आपने इनिशियली उसको नॉर्मलाइज कर दिया, उसके बाद वो B1 B2 जब इधर पहुंचेंगे, ठीक है, तो उनमें जो इस लेयर को है ना, B1 और B2 में इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा। समझ रहे हो, B1 और B2 में इतना डिफरेंस नहीं पता लगेगा L1 लेयर को। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। अ न्यूरॉन इन L1, न्यूरॉन इन L1 लेयर, जो L1 लेयर है उसको B1 और B2 में इतना फर्क पता नहीं लगेगा एज कंपेयर टू अ न्यूरॉन इन L5 L6 और L7 को। इनमें से कोई भी लेयर ले लो, ठीक है, सपोज करो L5 ले लेता हूं मैं, तो L5 का जो न्यूरॉन है, इसके अंदर एक न्यूरॉन लगा होगा, उसमें जब ये B1 B2 पहुंचेगा, मतलब B1 B2 कैसे पहुंचेगा, पहले B1 B2 यहाँ आया, उस पे कुछ फंक्शन लगे, फिर B1 B2 यहाँ आया, उस पे कुछ फंक्शन लगे, फिर B1 B2 यहाँ आया, उस पे कुछ फंक्शन लगे, फिर B1 B2 यहाँ आया, उस पे कुछ फंक्शन लगे, B1 पे कुछ लगा, B2 पे, मतलब सेम ही फंक्शन लगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क था B1 और B2 में। लेकिन यहाँ आते आते वो बहुत ज्यादा फर्क हो गया, समझो B1 और B2 में तो L5 तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा फर्क हो गया। ये चीज समझ रहे हो कि B1 B2 यहाँ पे L1 एक जो न्यूरॉन यहाँ है, एक L1 में अगर कोई न्यूरॉन है उसको B1 और B2 में बहुत कम फर्क पता लगेगा, लेकिन एक न्यूरॉन अगर वो L5 में है तो इतनी सारी कंप्यूटेशन हो गई कि B1 और B2 में उसको बहुत ज्यादा फर्क पता लगेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को, जो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं वेरिएंस वेरिएंस इंटरनल सॉरी इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट। क्या हो गई ये प्रॉब्लम कि आपका अगर आपका डेटा बहुत डीप न्यूरल नेटवर्क है, तो दो बैच साइज हैं अगर आपके, ठीक है, अगर आपके दो बैच साइज हैं, दो बैच साइज नहीं, दो बैचेस हैं, B1 और B2। तो आपके जो इनिशियल लेयर्स हैं, जो आपकी इनिशियल लेयर्स हैं, उनको उसमें जो न्यूरॉन है उनको B1 और B2 में ये जो डेटा है उसमें इतना फर्क पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी लास्ट की लेयर है उसमें जो न्यूरॉन है उसको B1 और B2 में बहुत फर्क पता लगेगा। ठीक है, न्यूरॉन इन लेटर लेयर विल सी मच डिफरेंस। न्यूरॉन इन लेटर लेयर मतलब लास्ट लेयर्स में, ठीक है, आपकी L5 L6 या L7 ले लो, तो उसमें जो आपका डेटा है B1 और B2 बैचेस हैं उसमें बहुत फर्क पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे लेयर से पास होके आ रहा है डेटा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये एक प्रॉब्लम थी कि ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इतना चेंजेस इसको दिख रहे हैं B1 और B2 में, जो कि इतने चेंजेस नहीं थे, इनिशियली इतने चेंजेस नहीं थे, जबकि यहाँ लेयर तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा चेंज डिफरेंस का B1 और B2 में दिख रहा था। ठीक है, इसका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बैच नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, वो बैच नॉर्मलाइजेशन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बैच नॉर्मलाइजेशन है। तो ये जो आपकी इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बैच नॉर्मलाइजेशन है। अब ये बैच नॉर्मलाइजेशन क्या है और ये कैसे मतलब इसके इंटरनली क्या होता है, हम ये समझेंगे। सबसे पहली बात समझो कि बैच नॉर्मलाइजेशन लगाई कहाँ जाती है। सपोज करो ये आपका इनपुट है, ये आपकी L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, ये L5 है, ये L6 है, ये L7 है, यही आर्किटेक्चर बनाया था मैंने, ये आपका आउटपुट।
मैंने बोला कि ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी ये हमारी लेटर लेयर में आ रही है। लेटर यानी कि बाद की लेयरों में आती है जनरली, ठीक है, बाद की लेयर्स में आती है। तो जनरली जो बैच नॉर्मलाइजेशन होती है ना, वो लास्ट की लेयरों में लगाई जाती है। मैं यहाँ लगा सकता हूँ बैच नॉर्मलाइजेशन। मैं यहाँ एक बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दूंगा, मैं यहाँ एक बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर लगा दूंगा, मैं यहाँ एक बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दूंगा ना, तो ये बेसिकली एक तरीके की बार बार नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। बेसिकली बैच नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है, जब आपने यहाँ बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दी ना, बैच नॉर्मलाइजेशन नाम से देखो, बैच की नॉर्मलाइजेशन कर दो। बैच नॉर्मलाइजेशन यानी कि बैच की नॉर्मलाइजेशन कर दो, मतलब कि आपके जो अगर B1 और B2 थे, तो यहाँ आने पे दोबारा बैच की नॉर्मलाइजेशन कर दो, यहाँ आने पे दोबारा बैच की नॉर्मलाइजेशन कर दो, यहाँ आने पे दोबारा बैच की नॉर्मलाइजेशन कर दो। मतलब हर लेयर में, लास्ट की लेयर में ये बैच नॉर्मलाइजेशन कर दो, यानी कि बैच की दोबारा नॉर्मलाइजेशन कर दो, अपने डाटा की दोबारा नॉर्मलाइजेशन कर दो, ताकि L5 को बैचेस में ज्यादा डिफरेंस ना दिखे, L6 को ज्यादा बैचेस में डिफरेंस ना दिखे, L7 को जैसे यहाँ पे आप बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, उसके बाद L7 को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आपके बैचेस में कोई भी दो बैचेस होंगे, उसके डेटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। यही यही होता है बैच नॉर्मलाइजेशन की। क्या होती है बैच नॉर्मलाइजेशन? ये तो हमने समझ लिया कि बैच नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। अब हम समझते हैं कि इंटरनली इंटरनली बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर होता क्या है। मतलब बैच नॉर्मलाइजेशन जब आप ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपने यहाँ बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, कि आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो दोबारा। बट बैच नॉर्मलाइजेशन इंटरनली कैसे होती है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें बैच नॉर्मलाइजेशन पता है, वो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंटरनली बैच नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, ठीक है। तो आप ये समझो, सपोज करो आपका जैसे आपका डेटा है ये, जैसे मैं L3 है, ये L4 है, ये L5 है। सपोज करो मैंने यहाँ बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर लगाई, ठीक है। मैं ये वाली बैच नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एक समझा रहा हूँ आपको बैच नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हमने ये बैच नॉर्मलाइजेशन लगाई, तो एक चीज समझो, यहाँ पे ना दो पैरामीटर होते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन के। एक होता है, इसको गामा कहते हैं, एक बीटा कहते हैं, ठीक है। ये दो पैरामीटर होते हैं। उसके बाद आपकी लगी होगी L6, फिर L7 लगी होगी, ठीक है। तो अब समझो, ये दो पैरामीटर होते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन के। पैरामीटर यानी कि एक तरीके से जैसे आपके यहाँ वेट्स लगे होते हैं ना, वेट्स आपके पैरामीटर, वेट मैट्रिक्स होता है, बायस मैट्रिक्स होता है। तो जो वेट लगे हैं ये भी आपका पैरामीटर है। मतलब ये वेट कैसे पता लगते हैं, मॉडल को कैसे पता लगते हैं, वो बैकवर्ड प्रोपोगेशन में लर्न करता है, वो सारी ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली ये गामा और बीटा भी बैकवर्ड प्रोपोगेशन में, या मतलब बेसिकली ट्रेनिंग में लर्न होते हैं, ठीक है। तो ये भी पैरामीटर होते हैं। ये गामा और बीटा बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर के पैरामीटर हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये गामा और बीटा बैच नॉर्मलाइजेशन के पैरामीटर हैं, ये भी बैकवर्ड प्रोपगेशन में लर्न होते हैं, ठीक है। पहली चीज ये तो, अभी हम इसके बारे में और समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे आपका आउटपुट आया, यहाँ पे आपका आउटपुट था, या मतलब L5 के बाद सपोज करो आपका XI आउटपुट था, यहाँ पे आपका आउटपुट XI डैश था, ठीक है। सपोज करो, ये कोई भी नोटेशन ले सकते हो। सपोज करो ये आपके दो आउटपुट थे, ठीक है। मतलब नॉर्मलाइजेशन करने के बाद अगर आप इनपुट एक XI दे रहे हो, तो ये आपको XI डैश है, ठीक है। तो समझो आप ये XI ये नहीं, यानी कि एक बैच कह रहा हूं मैं, बैच B1 मान लो, जो छोटा बैच B1 है आपका, वो है ये XI। तो मतलब एक XI में आपके पॉइंट्स होंगे, जैसे एक समझ लो X1 X2, ये सपोज करो XN तक N पॉइंट्स है एक बैच में, ठीक है। सपोज कर लो N पॉइंट्स हैं एक बैच में, तो ये एक बैच है, वो इन इसमें से पास आउट होगा, तो वो XI डैश हो जाएगा, ठीक है। वो XI डैश हो जाएगा, ये X1 डैश बन जाएगा, ये X2 डैश बन जाएगा, ऐसे ये XN डैश बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली बैच नॉर्मलाइजेशन में इस बैच, जो एक बैच है उसमें 100 पॉइंट है, अगर N पॉइंट्स हैं, अगर N पॉइंट्स है, तो उस पर कुछ कंप्यूटेशन हो जाएगी,
और वो xi डैश बन जाएगा। ये ऐसी कन्वर्जन होगी आफ्टर पासिंग थ्रू बैच नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंटरनली ये क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये समझो क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो बैच है एक, ये जो बैच है हमारा xi, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ x1 x2, यहाँ n पॉइंट्स हैं अगर मेरे बैच में, n पॉइंट्स इन माय बैच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा कि आप इन जो पॉइंट्स हैं इनका न्यू बी निकालोगे, मतलब मीन निकालोगे। तो ये 1/m होगा, सॉरी 1/n होगा, n पॉइंट्स हैं आपके, तो 1/n होगा, 1/n i इक्वल टू 1 to n xi। ठीक है, ये xi बेसिकली इन सबका मीन आपने निकाल लिया। ठीक है, सबका मीन आपने निकाल लिया, फिर आपने सबका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। ठीक है, ये बी से मतलब बैच साइज है, बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो ये होता है 1/n, और यहाँ होगा xi माइनस न्यू बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ये मीन का फॉर्मूला होता है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है। सबसे पहली चीज समझो नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन होती है आपकी, अगर आप एक्स आई डैश निकाल रहे हो तो वो एक्स आई माइनस न्यू बाय सिग्मा स्क्वायर, ये होती है नॉर्मलाइजेशन आपकी। ठीक है, अंडर रूट सिग्मा, ये हम मैंने यहाँ भी आपको बताई है, यहाँ भी, यहाँ शायद आपको बताई थी मैंने नॉर्मलाइजेशन। तो हम एक्स आई माइनस न्यू बाय सिग्मा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स आई माइनस न्यू बाय सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हो तो ऐसे अंडर रूट सिग्मा। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब आप, मैं कहने का मतलब है कि आप यहां से ये आपने न्यू निकाल लिया, ये सिग्मा स्क्वायर बी निकाल लिया, तो अब एक एक आप लिखते हो, एक ये एक न्यू निकल गया, एक सिग्मा निकल गया, तो एक बीच में इंटरमीडिएट एक्स आता है आपका, इसको मैं एक्स डैश से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स डैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये एक्स आई जो आपने इनपुट है माइनस न्यू बी बाय अंडर रूट सिग्मा बी स्क्वायर, प्लस हम एक एप्सिलॉन नॉट टर्म ऐड करते हैं। ये इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जीरो ना हो, ये टर्म जीरो ना हो। ये जो ये टर्म है ना, अगर ये बाय चांस जीरो हो जाए तो इसलिए हम ये ऐड करते हैं। ये बहुत स्मॉल होता है, जैसे 0.0001 हो गया, बहुत छोटी वैल्यू होती है। ये इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो ना हो। बेसिकली सबसे पहले आप ये सबसे पहला स्टेप आपका ये है, आप न्यू भी निकालते हो, फिर ये निकालते हो, फिर ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, एक्स डैश, ये एक्स बार कह लो या कुछ भी कह लो इसको। ठीक है, अब दिस, ये आपने ये एक छोटी सी नॉर्मलाइजेशन करी है, दिस इज नॉट बैच नॉर्मलाइजेशन, ये एक छोटी सी नॉर्मलाइजेशन हुई है। उसके बाद आपका चौथा स्टेप है, याद करो मैंने आपको बताया बैच नॉर्मलाइजेशन के दो पैरामीटर होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं, एक गामा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज होती है, तो अब जो आपका ये जो मैंने बताया ना, अगर आप ये समझो, यहाँ आपने इनपुट एक्स आई दिया। ठीक है, ये एक्स आई और ये एक्स आई एक ही है। ठीक है, ये एक्स आई और ये एक्स आई एक ही है। ठीक है, तो ये एक्स आई इनपुट दिया, मैंने बोला कि आपको एक्स आई बार, एक्स आई ऐसे ये बार मिलता है। अब आपका, आपको ये समझो कि अभी मैंने ये एक्स एक इंटरमीडिएट बनाया है। ठीक है, अभी मेरे को एक्स बार चाहिए, मेरा फाइनल आउटपुट एक्स बार होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स बार को मैं लिखूंगा गामा इंटू एक्स, ये जो आपका ये निकला है, प्लस बीटा। ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपके दो पैरामीटर थे गामा और बीटा। ठीक है, वो गामा इंटू दिस एक्स प्लस बीटा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि ये मेरा आ गया एक्स बार, ठीक है, ये मेरा एक्स बार होगा, तो लेकिन गामा और बीटा की वैल्यू क्या है, गामा और बीटा की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि गामा और बीटा की वैल्यू हमारी, दो पैरामीटर हैं, इनकी वैल्यू हमारी कैसे आएगी, की वैल्यू हमें कैसे आएगी, इनकी वैल्यू हम लर्न करेंगे बैक प्रोपोगेशन के थ्रू। बैक प्रोपोगेशन हमारी पूरी ट्रेनिंग होगी, इसमें हम, ये एक तरीके के आपके हाइपर पैरामीटर हैं, आप एक तरीके के आपके हाइपर पैरामीटर हैं, आप इनकी वैल्यू लर्न करोगे, हमारा पूरा मॉडल इनकी बेस्ट वैल्यू लर्न करेगा। जैसे आपकी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगी, आप वेट्स की वैल्यू लर्न करते हो ना,
इनिशियली कुछ वैल्यू दे देते हो, उसके बाद उनकी वेट्स की वैल्यू लर्न करते हो, वैसे ही आप इनिशियली इनको कुछ वैल्यू दे दोगे, पूरी बैकवर्ड प्रोपगेशन में आपकी ये दोनों वैल्यू लर्न होंगी। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 4 स्टेप होते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, आप पहले मीन निकालते हो। ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आप न्यू बाय सिग्मा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज गामा और बीटा कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इस सब समझ लो, इस कंपोनेंट को, जो गामा जो कंपोनेंट है ना, इस गामा को बोला जाता है स्केल, और इसको बोला जाता है शिफ्ट। ठीक है, तो ये स्केल एंड शिफ्ट का कंपोनेंट आ जाते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन के अंदर, जिससे हमारी हमारी प्रॉब्लम क्या थी? इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट। ठीक है, इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है ये पूरा कंसेप्ट लगाने से बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर का। ठीक है, अब तो हमने समझ लिया कि ये हमने समझ लिया कि हमारी बेसिकली बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर होती क्या है। ठीक है, तो अब एक चीज और समझो, अगर कोई पूछे कि बैच नॉर्मलाइजेशन के प्रो मतलब एडवांटेजेस क्या हैं, कि प्रोस क्या हैं, तो एक तो आपकी ये इंटरनल कोवेरियंस शिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, एक मैंने आपको पहले भी बताया था, बैच नॉर्मलाइजेशन ना आपकी रेगुलराइजेशन में भी हेल्प करती है। रेगुलराइजेशन यानी कि आपकी ओवरफिटिंग, एक एक तरीके की ओवरफिटिंग रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, ओवरफिटिंग रिड्यूस में भी हेल्प करती है। ये मतलब जैसे ड्रॉप आउट तो बहुत बढ़िया रेगुलराइजेशन है, कि ड्रॉप आउट तो सबसे वन ऑफ द बेस्ट है, कि इससे तो सबसे ज्यादा ओवरफिटिंग रिड्यूस होती है, लेकिन बैच नॉर्मलाइजेशन से भी ओवरफिटिंग रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, ये का एक प्रो है लगाने का। ठीक है, चलो अब ये तो हमने प्रो देख लिए। एक और होता है कि बैच नॉर्मलाइजेशन से जो आपकी कन्वर्जेंस है, या जो बेसिकली कन्वर्जेंस यानी कि जो आपके जो वेट्स अपडेट हो रहे हैं वो जल्दी अपडेट हो जाते हैं, और ये बेसिकली आपका जो ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन सॉल्व करते हो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है, आपको जल्दी आपकी बेस्ट वेट्स मिल जाते हैं। ये एक प्रोज हैं आपके बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर लगाने के। ठीक है, चलो अब हमने बैच नॉर्मलाइजेशन को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।